So dear students, these are few questions asked by you. पहला क्वेश्चन है, ये तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन है लगभग, एक फिजिक्स का है, दो मैथमेटिक्स के हैं। क्वेश्चन है, if the radius of a sphere is increased by 200%, कोई स्फीयर है जिसके रेडियस को इंक्रीज्ड बाई, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये जो वर्ड है बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज्ड बाई 200%, देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है इंक्रीज्ड, यानी बढ़ा हुआ बताना है हमें। ठीक है, अब इसको पहले बात समझ लीजिए, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सपोज इट इज ए स्फीयर, ये एक स्फीयर है, ये उसका सेंटर है, ये उसका रेडियस है। ठीक है, काले पेन का इस्तेमाल करेंगे। वॉल्यूम किसके बराबर होता है स्फीयर का? वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, that the volume is directly proportional to the cube of the radius। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, इसको कई तरीके से कर सकते हैं हम, मैं इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल भी परेशानी। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये 4/3 और पाई, ये एक कांस्टेंट है, इसको हम के लिख लें, कोई परेशानी हो तो इसको लिख लें हम सपोज स्मॉल के, और इट इज r³, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, ओरिजिनल जो रेडियस है सपोज वो r ही है। ठीक है, हमने इंक्रीज्ड बाई 200% किया है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब नया जो रेडियस है वो कितना हो गया? पहला जो रेडियस था वो तो था r, अब हमने इंक्रीज्ड बाई 200%, यानी 200% और जोड़ा है इसके अंदर। ठीक है, तो अब जो वॉल्यूम हो जाएगा, अब जो रेडियस हो जाएगा नया, वो कितना हो जाएगा? 3r। तो r से 3r हो गया। ये पहली बात ये समझनी चाहिए कि इंक्रीज कितना हो जाएगा। बहुत से लोग यहीं पर मिस्टेक करेंगे, और वो मिस्टेक क्या होगी, इस 3r की जगह ये 2r लिख देंगे, क्योंकि यहां पर 200 नजर आ रहा है। ठीक है, अगर यहां पर ये वर्ड बाई की जगह 2 लिखा होता, 2 इंक्रीज्ड टू 200%, तो ये सही होता, लेकिन इस क्वेश्चन में ये 2r नहीं होगा, 3r होगा। ये इसकी बेसिक बात है जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि रेडियस बदलेगा तो वॉल्यूम भी बदलेगा, तो ये तो ओरिजिनल वॉल्यूम है, दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम v। नाउ लेट अस टॉक अबाउट न्यू वॉल्यूम, v न्यू किसके बराबर हो जाएगा? k तो लगेगा ही, अब r की जगह आप r नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? 3r लिखेंगे, और इस पूरे 3r का क्यूब लिखा जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये नया वॉल्यूम होगा। ओके, 3 का क्यूब बाहर निकाल लेंगे। 3 का क्यूब किसके बराबर होता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27 kr³। तो ये v न्यू है, यानी न्यू वॉल्यूम ऑफ the sphere having radius increased by 200%। Is that clear to you? जरा और गौर करेंगे तो इस 27 के बाद जो ये kr³ लिखा हुआ है, ये kr³ यहां से उठा लेंगे तो ये ओल्ड वॉल्यूम आ जाएगा, ये न्यू वॉल्यूम है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब न्यू वॉल्यूम हो गया हमारा 27। देखिए, जो न्यू वॉल्यूम है वो है 27v, और जो ओल्ड वॉल्यूम है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, वो है v। तो v से 27v हो गया, यानी r से 3r हो गया, तो वॉल्यूम v से 27v हो गया। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, समझ में आ रही बातें? अब पूछ क्या रहेंगे हमसे? ओके, पूछ ये रहे हैं वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज्ड कितना इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम? वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज्ड टू नहीं करे। अगर इंक्रीज 2 कहते तो यही आंसर हो जाता, 27 टाइम्स हो जाता, 27 टाइम्स हो जाता आंसर। लेकिन इंक्रीज्ड बाई पूछा है, तो हम क्या करेंगे? हम 27
में से 27V में से, फाइनल वॉल्यूम में से V को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 26V। तो यानी 26 गुना बढ़ गया, बढ़कर 27 गुना हो गया। बात समझ में आई? बढ़कर 27 गुना हो गया और बढ़ा कितना? 26 गुना बढ़ा। तो आंसर ये होगा, आंसर इज इट इज इंक्रीज्ड बाय 26 टाइम्स। क्या ये बात क्लियर हो गई? दिस इज द आंसर। ठीक है, किताब में चाहे जो भी लिखा हो, आंसर इसका यही होगा, इसमें कोई शक नहीं है किसी भी किस्म का। ठीक है, 26 टाइम्स इज द आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी मैथमेटिक्स का ही है। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय, अगेन बाय है, तो रेडियस कहां से कहां तक इंक्रीज किया गया है? रेडियस को r से इंक्रीज्ड बाय है 100%, 100% और इंक्रीज कर दिया, यानी एक r और जोड़ दिया, तो अब कितना हो जाएगा? r से 2r हो गया। हमसे ये पूछा है देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया? तो बहुत आसान है, पहला वाला जो वॉल्यूम था अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है कि r³ था, जो अब वाला वॉल्यूम होगा, जो v न्यू होगा, v न्यू होगा, वो किसके बराबर होगा? k 2r का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 टाइम्स k r³, क्योंकि 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, ये निकाल लिया। क्या बात समझ में आती है? इस 8k r³ की जगह मैं लिख सकता हूं v, तो v न्यू यानी नया वाला जो वॉल्यूम है वो ओल्ड वॉल्यूम का 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 गुना हो गया, वो 800% हो गया। तो भैया ये बताओ कि इंक्रीज बाई कितने परसेंट इंक्रीज कर गया? तो इंक्रीज कितने परसेंट कर गया? 7 टाइम्स इंक्रीज कर गया। अब कोई चीज अगर 7 गुना इंक्रीज कर जाती है, 7 गुना का इजाफा हो गया उसके अंदर, 7 गुना का चेंज आ गया उसके अंदर, तो हम इसको परसेंटेज में कैसे बोलेंगे? इसको परसेंटेज में बोलेंगे 700% इंक्रीज हो गई, है ना? 700% इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज होके कहां पहुंच जाएगी? 800% पे पहुंच जाएगी, क्योंकि हर चीज 100% तो पहले से होती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 700%। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इतना लंबा करना नहीं है आपको कहानी इम्तिहान के कमरे में, वहां तो आपको बहुत जल्दी कर लेना है इसको, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। ओके, एक और सवाल देखेंगे इसी तरीके का, ये फिजिक्स का सवाल है ना? फिजिक्स का जो सवाल है वो देखिए, इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज हाफ, कोई बॉडी है, क्योंकि स्पीड की बात हो रही है, इसका मतलब मोशन में है, उसके पास कोई वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी को हमने आधा कर दिया। ठीक है, आधा कर दिया। इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इन परसेंटेज, डिक्रीज इन परसेंटेज पूछिए, डिक्रीज टू परसेंटेज नहीं पूछी, डिक्रीज इन परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी पूछिए। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv², जहां पर ये m क्या चीज है? m बेसिकली मास है। अगर हम मास को केजी में ले लें, v क्या चीज है? v स्पीड है। वेलोसिटी में जानबूझ के इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जिसको हम जूल में निकालते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। तो हम वेलोसिटी लिखें या स्पीड लिखें, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। सो अगर वेलोसिटी को भी एसआई यूनिट में लिखें, मीटर पर सेकंड में, तो ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी। काइनेटिक एनर्जी, ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ये जूल्स में आएगी। ठीक है, अगर मास केजी में, स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी? जूल्स में आएगी। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने दी आपको। एनीवे, तो बात यह है कि हमें वेलोसिटी को चेंज करना है और वेलोसिटी को आधा कर देना है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी पहली वाली, उसको मैं ke1 कह देता हूं। हाफ फॉर्मूले का हिस्सा है, मास में कोई तब्दीली नहीं है। वेलोसिटी मेरी पहली वाली है, इसके अंदर मैं कोई नोमेनक्लेचर नहीं लगाता, इसको मैं v ही रहने देता हूं और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की। मैंने 1 जानबूझ के इसलिए लगाया है यहां पर
क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी हमारी। अब हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं। जब हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे वेलोसिटी से, तो इसको ke2 लिखता हूं मैं, हाफ यहां पर लगाऊंगा ही, m यहां पर लगाऊंगा ही, v को मैं v ना लिख के v/2 लिखूंगा और होल के ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत आसान। इस 2 को बाहर निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा 1/4 और ब्रैकेट में मैं लिख लूंगा हाफ mv²। ब्रैकेट लगाने की वजह अभी समझ में आई क्या? ये हो गया ke2। तो ke2 किसके बराबर हो गई? जरा ध्यान से देखेंगे। 1/4 तो मैं लगा ही देता हूं। ये ब्रैकेट वाली जो चीज है ये हाफ mv²। हाफ mv² किसके बराबर है? ये ओल्ड काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ke1 के बराबर है। बात समझ में आई? तो हमारे पास रिलेशन आ गया। अगर वेलोसिटी को हम आधा करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती है ओरिजिनल के। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इन परसेंटेज। डिक्रीज निकालनी है। तो बेटा किसी भी चीज की जब डिक्रीज निकालनी होती है या इंक्रीज निकालनी होती है या चेंज निकालना होता है तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। क्योंकि परसेंटेज में निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। अब मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं, ब्लू से लिख रहा हूं, ठीक है, लाइन भी खींच देता हूं। तो फॉर्मूला होगा परसेंटेज डिक्रीज या चेंज, कुछ भी, परसेंटेज डिक्रीज इन ke किसके बराबर होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। जो भी चीज हो, एनर्जी हो, पावर हो, हर जगह यही फार्मूला लगाइएगा। कहीं पर भी आप कर रहे हो, इसलिए मैं बहुत इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, याद रखिएगा इनिशियल बेस वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि ये परसेंटेज में निकालनी है तो 100% से भी मल्टीप्लाई करिए। क्या बात समझ में आती है? बहुत आसान। तो क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी ke2 इज इक्वल टू ke1। हम एक काम ये करते हैं कि ये ke1 को हम x मान लेते हैं, मान सकते हैं। तो ये ke2 1/4x हो जाएगी, आसानी हो जाएगी इससे। तो फाइनल है 1/4x माइनस इनिशियल है x डिवाइडेड बाई इनिशियल है x मल्टीप्लाइड बाई x 100%, ठीक है। अब यहां के बाद में यहां आ जाऊंगा तो हम x को कैंसिल कर सकते हैं, 1/4 माइनस 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्या बात समझ में आ रही है? तो नीचे वाले को हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 1 इंटू 100%, ठीक है। तो ये अपने आप चेंज आएगा, अपने आप क्या आएगा? क्या आ जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। 1 माइनस 4 इज, नीचे 4 आएगा, सॉरी यहां पर 4 आएगा, ठीक है। नीचे वाले एक को हमने लिखा नहीं, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 100%। ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 इंटू 25%। तो आंसर आ जाएगा 75%। तो 75% और किसमें आएगा आंसर? ये माइनस भी आ रहा है यहां पर, तो माइनस यहां पर लगेगा, ठीक है। ये 25 के साथ माइनस लगा हुआ। तो माइनस का मतलब क्या है? डिक्रीज। माइनस का मतलब क्या है यहां पर? डिक्रीज। कितनी डिक्रीज? 75% डिक्रीज हो गई। जब 75% डिक्रीज हो गई तो कितनी बची? 25% बची। तो ये 25% ही तो है, 1/4 का मतलब 25% होता है, ठीक है। 25% बची, डिक्रीज 75% हो गई। तो डिक्रीज 75%, ये इसका आंसर हो। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। ये इतना डिटेल में इसलिए कराएं ताकि कोई भी क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझ पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।